अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं हम उनको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस है मिड टर्म का सिलेबस था 1 to 18 लेक्चर्स और फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो है लेक्चर 19 to 45। ठीक है, 19 से 45 तक जो आपके लेक्चर्स हैं वो इंक्लूड हैं फाइनल टर्म के सिलेबस में। तो हम ये स्टार्ट करते हैं MCQs को। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से प्रिपेयर करना है और पेपर में इनको प्रिपेयर करके तो फिर जाना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आपके जो 33 MCQs आपके होंगे MCQs, ठीक है, तो 50% से ज़्यादा बन रही हैं, तो इसलिए आपने MCQs को प्रॉपर टाइम देना है। और मेरे ख्याल से तो आपको वो जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम आपको MCQs को देना चाहिए, क्योंकि इसका 50% से अबव पोर्शन जो है वो MCQs की बेस पे होगा आपके पेपर का। तो मिड टर्म के पेपर में आपके जितने भी अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फाइनल टर्म का जो पेपर है उसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करना होगा, क्योंकि इसका 60% जो है वो आपका कंसीडर किया जाएगा फाइनल टर्म के पेपर का, तो फिर ही आप पास होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम भी इसी तरह से हुआ था, 60% था फाइनल टर्म के पेपर का, तो बहुत बुरा रिजल्ट आया था, बहुत से स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। ठीक है, तो इस दफ़ा भी 60% है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी करनी है, मिड टर्म की निस्बत ज़्यादा तैयारी करनी है, ताकि आप लोग पास हो जाएं फाइनल टर्म के पेपर्स में और आपका सेमेस्टर जो है वो वेस्ट ना हो। तो आज की इस वीडियो में है जो हमने करना है वो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है CS 201 की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है, आई थिंक लेक्चर नंबर 19 से है ये। तो तमाम लेक्चर से MCQs इंक्लूड किए गए हैं और इसको मैंने खुद बनाया है इस फाइल को। ठीक है, MCQs की तो आपके हैंडआउट से तमाम MCQs को मैंने लिया है, तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। तो हम फर्स्ट MCQs को स्टार्ट करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर के हवाले से है। क्या है कि स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर आ सिंगल नेम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन होता है किसकी, अंडर आ सिंगल नेम। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन है स्ट्रक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है ओनली वेरिएबल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन होता है किसकी, ओनली वेरिएबल्स की, अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, तो इसका जो MCQs हमारे पास करेक्ट होगा वो होगा ओनली वेरिएबल्स, ऑप्शन नंबर बी। तो इस डेफिनेशन को आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, बहुत रिपीट होता है ये MCQs। नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि स्ट्रक्चर्स आर सिंटैक्टिकली डिफाइंड विद द वर्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए, जैसे हमारे पास क्लास होती है तो क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास कीवर्ड होता है, सिंटैक्टिकली डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास वर्ड होता है, कीवर्ड होता है, वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग इसके गिवन है, तो स्पेलिंग जो है वो आपने अच्छे से देख लेने हैं कि स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको सिंटैक्टिकली डिफाइन करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा है, स्ट्रक्ट। ठीक है, स्पेलिंग जो है वो आपने अच्छे से देखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट वन MCQs क्या है कि टू एक्सेस द डाटा मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर डैश ऑपरेटर इज यूज। ठीक है, तो जब हम स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास होता है डॉट ऑपरेटर। ठीक है, अच्छे से याद करना है कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, डाटा मेंबर्स को, स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन MCQs है कि द प्रेसिडेंस ऑफ डॉट ऑपरेटर इज हायर देन द मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑर्डर जो है, प्रेसिडेंस जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो डॉट ऑपरेटर की ज़्यादा होती है मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर की निस्बत। यानी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं, डॉट का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी, तो उन दोनों में से आप कौन सा ऑपरेटर जो है पहले सॉल्व करेंगे, वो आप सॉल्व करेंगे डॉट का, क्योंकि डॉट जो है उसकी हायर प्रेसिडेंस होती है। तो फिर उसके डॉट ऑपरेटर को सॉल्व करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है कि डॉट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो होता है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा अहमियत होती है, उसको पहले सॉल्व करना होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि वो यूज़ इंट एंड कैर इंटरचेंजेबली इन आवर प्रोग्राम्स बाय। ठीक है, तो ये जो इंट और कैर है इनको हम यहाँ अपने प्रोग्राम में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, कब, जब हम यूज़ करते हैं यूनियंस को। ठीक है, तो यूनियंस में हम क्या करते हैं, हम कैर और इंट को इंटरचेंजेबली अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इसका आंसर होगा यूनियन एंड इम्पॉर्टेंट MCQs है ये भी।
नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि डैश बिट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डैश इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, तो आप कहेंगे बिट, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि डैश इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है। उस फॉर्म में भी आपका आंसर जो है वो बिट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट राइट की है ताकि आप लोग इसको याद कर सकें और दोनों लिहाज से मैं आपको बता सकूँ कि इसके दो एमसीक्यूज बन रही हैं। या तो आ सकता है कि डैश इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, या फिर आ सकता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, बिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स को भी आपने इन पे भी आपने ध्यान देना है, इनको भी याद करना है कि आपके पास जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है उसका सिंबल कौन सा होता है, ठीक है। उसके बाद और बिट वाइज और ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं ये आपने याद करने हैं। उसके बाद नॉट ऑपरेटर जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टिल्डा से। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में आपसे ये पूछे जा सकते हैं सिंबल, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे राइट किया है ताकि आप लोग इसको देख लें और अच्छे से इनको ज़हनशीन कर लें, ताकि अगर आपके एमसीक्यूज ये वाला आए पेपर में तो आप इसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट वन क्या है कि करेक्टर्स, कैर यानी कि करेक्टर्स, ठीक है। तो कैर्स ये हमारे पास एक डाटा टाइप है। तो कैर्स आर इनक्लोजिंग इन सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है। तो जो करेक्टर्स होते हैं उनको हम क्लोज करते हैं किसमें, सिंगल कोटेशन मार्क में। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन थी, तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो ये जो अभी तक जितने मैंने एमसीक्यूज आपको दिखाए हैं ये सब एमसीक्यूज आपको किसी पास पेपर में नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि पास पेपर जो है उनमें लेक्चर 1 to 22 तक एमसीक्यूज मिड टर्म के सिलेबस में थे, और जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उस फाइनल टर्म के जो आपको पास पेपर मिलेंगे उसमें सिलेबस होगा कितना, 23 से 45 तक, ठीक है। तो ये जो 19 से 22 तक जो लेक्चर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, वो एमसीक्यूज आपको पास पेपर में, फाइनल टर्म के पास पेपर में नहीं मिलेंगे। इसलिए ये तमाम एमसीक्यूज वो हैं जो लेक्चर नंबर 19 से 22 तक आए हैं, ठीक है। तो ये तमाम एमसीक्यूज अभी तक जितने हमने एमसीक्यूज देखे हैं ये उन लेक्चर्स में से हैं, लेक्चर 19 से 22 तक। मजीद भी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स बिगन्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड गोज ऑन द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये कौन सी एग्जीक्यूशन होती है जिसमें क्या होता है कि हम वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं और फिर एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी, फिर दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। इट्स मीन कि हम सीक्वेंस से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हम किस में करते हैं, सिक्वेंशियल से, ठीक है। तो सीक्वेंस से ही आपको पता चल गया कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो एक सीक्वेंस आ रहा है, एक सीक्वेंस से स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। नेक्स्ट वन क्या है कि द डिफॉल्ट ऑफ सी लैंग्वेज इज कॉल बाय डैश, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की कॉल होती है, एक होती है हमारे पास कॉल बाय वैल्यू और एक होती है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो सी लैंग्वेज है उसकी बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉल होती है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज की जो डिफॉल्ट कॉल होती है वो होती है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स ने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सी लैंग्वेज जो है उसकी डिफॉल्ट कॉल कौन सी होती है, कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट वन है कि वेयर वी कैन इंक्लूड अ हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर हम प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो उसको हम कहाँ पे करेंगे, हम प्रोग्राम में किसी भी जगह पे उसको ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में कर सकते हैं, एट द एंड कर सकते हैं, या फिर कहीं भी नहीं, ठीक है। तो हम प्रोग्राम में हेडर फाइल जो है उसको एनीवेयर यानी कि किसी भी जगह पे इंक्लूड कर सकते हैं, एनीवेयर इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास एमसीक्यूज क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड अनदर क्लास देन, ठीक है। तो जब हम एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स गिवन है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ इनक्लोजिंग क्लास विल बी कॉल्ड फर्स्ट, यानी कि जब हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं यानी कि नेस्टेड क्लासेस हैं, तो उन नेस्टेड क्लासेस में क्या होगा कि जो अंदर वाली क्लास होगी, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है तो जो अंदर वाली क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, ठीक है। तो जो बाहर वाली क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और जो अंदर वाली क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, पास पेपर में भी आप इसको देखेंगे। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है कि जब एक क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास हम डिफाइन करते हैं तो जो बाहर वाली क्लास होती है उसका कंस्ट्रक्टर हम पहले कॉल करते हैं, ठीक है। तो जब आपको पूछा जाएगा कि डिस्ट्रक्टर, ये हमारा था कंस्ट्रक्टर, अगर आपके पास आपसे पूछा जाएगा कि एक क्लास के अंदर कोई दूसरी क्लास डिफाइन है तो उसका डिस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होगा, तो डिस्ट्रक्टर जो है वो अंदर वाली क्लास का
इनर क्लास का, इनर ऑब्जेक्ट का पहले कॉल होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है वो बाहर वाली क्लास का पहले कॉल होगा, और जो डिस्ट्रक्टर है जो डिलीट करता है वो किसका कॉल पहले होगा, इनक्लोजिंग क्लास का, यानी कि इनर का, ठीक है, जो अंदर वाली क्लास होगी उसका। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज हम देखते हैं कि क्या है। वी कैन आल्सो डू कंडीशनल कंपाइलेशन विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। तो जी बिल्कुल, जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं उनके साथ भी हम कंडीशनल कंपाइलेशन कर सकते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज क्या होती हैं, जैसे हमारे पास एक हैश होता है, ठीक है, हैश क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो होती हैं उनके साथ हम कंडीशनल कंपाइलेशन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम सी इन एंड सी आउट आर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या हैं, क्लासेस हैं, क्या हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास हम इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन, और आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि सी इन हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, सी आउट हम यूज़ करते हैं आउटपुट स्ट्रीम के लिए। तो ये जो सी इन है और सी आउट है ये क्या है, ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आपने क्या याद करना है कि सी इन और सी आउट जो है वो दो फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि मेंबर फंक्शंस आर डैश ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो जो मेंबर फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं क्लास के वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, नॉन मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास, वो क्लास के मेंबर फंक्शन नहीं होते। इस एमसीक्यूज को आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्या है कि न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर एज मैलोक एंड फ्री आर डैश, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि मैम तो तमाम एमसीक्यूज को कह रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि ये आपके हैंडआउट्स ही हैं, ठीक है। अगर आप किसी पास पेपर से होते तो फिर मैं कहती कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके हैंडआउट्स में से हैं, ठीक है। तो आपका जो पेपर होगा वो आपके हैंडआउट्स में से ही आएगा, पास पेपर से आए या ना आए, हैंडआउट से तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए तमाम एमसीक्यूज जो है ये मैंने आपके हैंडआउट से लिए हैं, और ये तमाम एमसीक्यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तमाम को आपने याद करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो रैंडमली आता है, डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, चेंज होते हैं तमाम स्टूडेंट्स के, तो इसलिए कोई भी एमसीक्यूज आपको इनमें से आ सकता है। तमाम एमसीक्यूज आपने अच्छे से याद करने हैं। हम एमसीक्यूज कौन सा कर रहे थे, न्यू एंड डिलीट आर डैश वेयर एज मैलोक एंड फ्री आर डैश, ठीक है। तो ये जो न्यू एंड डिलीट है ये दो ऑपरेटर्स हैं, जबकि मैलोक और फ्री जो हैं ये फंक्शंस हैं। आपने याद रखना है कि ये जो न्यू और डिलीट है ये क्या है, ये दो ऑपरेटर्स हैं, जबकि मैलोक और फ्री जो हैं ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वन है कि देयर इज अ पॉइंटर वेरिएबल नेम्ड पीटीआर ऑफ टाइप इंट, ठीक है, कि हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नेम पीटीआर है और उसकी टाइप जो है वो इंट है। देन द एड्रेस ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल द पीटीआर विल स्टोर इन इट, ठीक है। तो हमें बता दिया गया कि पॉइंटर हमारे पास है जिसका नेम पीटीआर है, उसकी टाइप इंट है, तो जो हम उसमें एड्रेस जो है वो रिटर्न करेगा, उसमें जो हम स्टोर करेंगे एड्रेस पीटीआर पॉइंटर में, उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है, वही टाइप होगी जो पीटीआर की है। पीटीआर की टाइप क्या है, इंट, तो इट्स मीन एड्रेस की जो टाइप होगी वो कौन सी होगी, इंटीजर, ठीक है, इंट टाइप ही होगी। तो बहुत बेसिक ये एमसीक्यूज था, आपकी स्टेटमेंट में ही इसका आंसर मौजूद था। तो इसका आंसर क्या है कि वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। नेक्स्ट वन क्या है कि टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो टेम्पलेट क्लास होती है उसमें स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है कि टेम्पलेट में स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट वन क्या है कि इन अ ग्रुप ऑफ नेस्टेड लूप्स विच लूप इज एग्जीक्यूटेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ नेस्टेड लूप्स हैं आपके पास, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप, ठीक है, इस तरह से नेस्टेड लूप्स हैं। तो कौन सा लूप जो है वो ज़्यादा टाइम्स चलेगा, तो जो सबसे अंदर वाला होगा, ठीक है, मोस्ट इनर मोस्ट होगा, जो सबसे अंदर लूप होगा वो ज़्यादा टाइम चलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपके पास ग्रुप ऑफ नेस्टेड लूप हो, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा, फिर दूसरे के अंदर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, तो उनमें से कौन सा लूप जो है वो ज़्यादा टाइम चलेगा, यकीनन जो सबसे अंदर होगा, जो 4 वाला होगा वो ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ पे क्या एमसीक्यूज आएगा, इनर मोस्ट लूप जो होगा वो ज़्यादा टाइम चलेगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि विच लूपिंग प्रोसेस चेक्स द टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, ठीक है। तो वो कौन सा लूप है जिसमें हमारे पास टेस्ट कंडीशन जो है वो एंड पे आती है, ठीक है। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लूप है जिसमें
स्टेटमेंट जो हैं वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। दो तरह से ये एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है, तो दोनों का आंसर क्या होगा, डू वाइल, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन सा लूप है जिसमें टेस्ट कंडीशन जो है, जिसमें कंडीशन को हम लास्ट पे एंड पे चेक करते हैं, वो होता है कौन सा, डू वाइल। और अगर आपसे कहा जाए कि वो कौन सा लूप है जिसमें स्टेटमेंट जो है वो कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होती हैं, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है, तो वो भी हमारे पास किस में होता है, वो भी हमारे पास डू वाइल में होता है। तो दोनों लिहाज से दो एमसीक्यूज इसके बन रहे हैं, दोनों एमसीक्यूज आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि वी कैन डिलीट एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग ब्रैकेट्स, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, हम अरे के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर रहे हैं और हम ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे। तो इफ़ अ क्लास इज़ नॉट डूइंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इंटरनली, ठीक है, तो ये ट्रू है कि हम अरे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रैकेट लगाए बगैर डिलीट कर सकते हैं अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या होगा, ट्रू। होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी हेल्प हो, जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और मुसलसल बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा बोलना। तो आप लोग भी मेरी एफ़र्ट का आंसर ज़रूर दिया करें, यानी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, और अदर स्टूडेंट्स को, यानी कि CS 201 के दो अदर स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, उनमें भी आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो, उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो क्या है कि आ स्ट्रीम इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ठीक है, तो जो स्ट्रीम है वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है, जी बिल्कुल, ये ट्रू डेफिनेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट वन क्या है कि द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज़, तो जो सी इन ऑब्जेक्ट होती है यानी कि इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी इन। तो सी इन का यानी इनपुट का जो नॉर्मल सोर्स होता है वो कौन सा होता है, कीबोर्ड। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कंप्यूटर है, तो उससे हम जब हम लैपटॉप को या कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो हम किससे देते हैं, हम कीबोर्ड से देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट का जो नॉर्मल सोर्स है वो कौन सा है, नॉर्मल ज़रिया जो है इनपुट देने का वो कौन सा है, कीबोर्ड। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, कीबोर्ड। नेक्स्ट वन क्या है कि वी कैन आल्सो क्रिएट एन अरे ऑफ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, के जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है क्या हम उसकी भी अरे जो है डिफाइन कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल हम उसकी भी अरे डिफाइन कर सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास ट्रू। ये तमाम MCQs मोस्ट रिपीटेड हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि व्हेन वी यूज़ मैनिपुलेटर्स इन आवर प्रोग्राम देन विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड, कि जब हम अपने प्रोग्राम में मैनिपुलेटर्स को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी हेडर फाइल जो है वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटर को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए हम जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में वो क्या है, iomanip.h। iomanip.h, इसको आपने याद कर लेना है कि ये हेडर फाइल जो है ये हम इंक्लूड करते हैं जब हम अपने प्रोग्राम में मैनिपुलेटर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है कि इफ़ नम इज़ एन इंटीजर वेरिएबल देन नम प्लस प्लस मीन्स, ठीक है, कि अगर नम जो है वो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, तो देन नम प्लस प्लस का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो नम एक वेरिएबल है, तो नम के आगे दो प्लस प्लस हैं, यानी कि नम जो वेरिएबल है उसमें हमने इंक्रीमेंट करना है, यानी कि हमारे पास जो नम वेरिएबल है उसमें हमने इंक्रीमेंट करना है कितने का, 1 का, ठीक है। तो नम में हमने इंक्रीमेंट करना है 1 का, यानी कि नम की जो वैल्यू है उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इफ़ द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इज़ वॉइड देन इट मीन्स डैट इट विल, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड होगी तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा कि वो जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि रिटर्न्स नो डाटा, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड होगी तो उसका मतलब होगा कि वो फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि रिटर्न नो डाटा टाइप।
नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास डिक्लेरेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास को आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर जो है उनका भी सिंटैक्स पता होना चाहिए आपको, कि स्ट्रक्चर को आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से उसकी डिक्लेरेशन होती है। ये आपको क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्लास की डिक्लेरेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, क्लास का कीवर्ड और सी कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है, ठीक है। तो पहले क्लास कीवर्ड लिखना है, फिर क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नेम ए है तो क्लास नेम बी भी हो सकता है, जो भी क्लास का नेम होगा, ठीक है। पहले अपने क्लास कीवर्ड लिखना है, फिर क्लास का नेम जो भी होगा वो, उसके बाद ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपने इंट टाइप का कोई वेरिएबल है वो डिक्लेयर करवाया है। उसके बाद जब आपने किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगानी है और फिर सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक वैलिड क्लास डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट वन आप देखें, यहाँ पे ये भी एक वैलिड क्लास डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलर नहीं है, यहाँ पे भी सेमी कॉलर नहीं है। और क्लास को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम पब्लिक कीवर्ड यूज़ नहीं करते। तो इसी तरह से ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीवर्ड यूज़ किया गया है क्लास नेम्स वैल्यू, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है, ये भी हमारे पास वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। तो जो हमारे पास वैलिड डिक्लेरेशन है वो कौन सी है, फर्स्ट वाली। नेक्स्ट वन है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं वो हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं, स्टैक पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ऑन स्टैक। नेक्स्ट वन है कि वी कैन आल्सो डिफाइन अ यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर। क्या हम यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल, हम यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि द स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर इनिशियलाइज्ड एट, ठीक है। तो जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, उनको हम इनिशियलाइज करते हैं एट फाइल स्कोप, और उनको जस्ट एक दफ़ा ही इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं क्लास के, उनको हम फाइल स्कोप पे इनिशियलाइज करते हैं और पूरे प्रोग्राम की लाइफ में एक दफ़ा ही इनिशियलाइज करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है, क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। क्लास क्या है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। नेक्स्ट वन है, मैं थोड़ी स्पीड में बोल रही हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं वो हम कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज आप तक पहुँच जाएं। नेक्स्ट वन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर इम्प्लीमेंटेड एज अ मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो आपने देखना है कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की डिक्लेरेशन कौन सी ट्रू है इनमें से, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू आएगी, फिर वेरिएबल आएगा, ठीक है। वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, इट्स मीन क्या, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल है वो क्या है, प्लस प्लस और फिर ब्रैकेट्स, ठीक है, 2 दफ़ा प्लस और फिर ब्रैकेट्स। तो ये आपके पास किसका सिंटैक्स है, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का है। अगर आपसे कहा जाए कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे प्री है, प्री मतलब पहले आएगा प्लस प्लस, और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो प्लस प्लस जो है वो ब्रैकेट्स के बाद आएगा, ठीक है, बाद में आएगा। तो ये डिफरेंस जो है ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है कि द ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडेड फॉर एन असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो मस्ट बी मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास होता है। नेक्स्ट वन क्या है कि फॉर नॉन मेंबर ऑपरेटर फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेटर मे बी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन की जो यहाँ से करेक्ट डेफिनेशन होगी वो आपने बतानी है। तो फ्रेंड फंक्शन की जो हमारे पास करेक्ट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि फ्रेंड फंक्शन को हम क्लास में किसी भी जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं और उस फ्रेंड फंक्शन की वजह से पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट वन है कि लाइक मेंबर फंक्शंस डैश कैन आल्सो एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो मेंबर फंक्शंस की तरह जो फ्रेंड फंक्शंस होते हैं वो भी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो क्लास के फ्रेंड फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, द नेम ऑफ एन अरे
रिप्रेजेंट्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलोकेशन ऑफ अरे एलिमेंट की, यानी कि जो अरे का नेम होता है वो अरे के फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जी बिल्कुल, अरे का जो नेम होगा वो अरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ट्रू। नेक्स्ट वन क्या है कि इफ़ वी डू नॉट मेंशन एनी रिटर्न टाइप विद अ फंक्शन, ठीक है, अगर किसी फंक्शन के साथ हम रिटर्न टाइप जो है उसको मेंशन नहीं करते तो उसके बाद साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप होगी वो कौन सी होगी? इंट। ठीक है, अगर किसी फंक्शन के साथ हम रिटर्न टाइप जो है उसको मेंशन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो टाइप होगी वो कौन सी होगी? इंट। नेक्स्ट वन है क्या टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट वन जेनेरिक डाटा टाइप। A template function must have at least one generic data type. Next है what is the sequence of events when deallocating memory using delete operator। ठीक है, what is the sequence of events when deallocating memory using delete operator। जब हम delete operator को यूज़ करके मेमोरी को deallocate करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इवेंट्स का क्या सीक्वेंस होता है? ठीक है, तो सीक्वेंस ये होता है कि जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर है वो फर्स्ट कॉल होगा बिफोर एलोकेटिंग मेमोरी। ठीक है, पहले हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ठीक है, फिर जो है वो मेमोरी डी एलोकेट होगी, मेमोरी फ्री होगी। तो ये सीक्वेंस जो है ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट वन है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड एज मेंबर फंक्शन। तो ये फॉल्स है क्योंकि हम इनको ओवरलोडेड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन एलोकेटिंग मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि जब हम डिलीट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, मेमोरी को फ्री करने के लिए, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है? तो होता है डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, फिर मेमोरी डी एलोकेट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हम न्यू ऑपरेटर को यूज़ करके मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो तब हमारे पास इवेंट क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? तो वो हमारे पास सीक्वेंस होता है कि मेमोरी जो है वो पहले एलोकेट कर दी जाती है और फिर उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में ये आ जाए। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी के पेपर में तो ये आना है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज जो हैं वो रैंडमली होते हैं, चेंज होके आते हैं, तो आपके हैंड ओवर से ये एमसीक्यूज है तो डेफिनेटली किसी ना किसी स्टूडेंट को तो ये आएगा ही। नेक्स्ट वन क्या है कि इन फंक्शंस डेट रिटर्न रेफरेंस यूज डैश वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन फंक्शंस डेट रिटर्न रेफरेंस, वो फंक्शन जो रेफरेंस को रिटर्न करती हैं वो कौन से वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं? लोकल को, ग्लोबल को, या फिर स्टैटिक को। ठीक है, तो वो फंक्शन जो रेफरेंस रिटर्न करती हैं वो यूज़ करते हैं कौन से? ग्लोबल या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स को। नेक्स्ट वन आपके पास है कि प्लस मेंबर ऑपरेटर जो है उसकी डिक्लेरेशन हम किस तरह से करते हैं। तो उसकी डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे मैंने राइट किया है, ये सिंटैक्स आप लोगों ने याद कर लेना है प्लस मेंबर फंक्शन ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ई ऑफ एफ बैड गुड क्लियर ऑल आर मैनिपुलेटर्स। ठीक है, तो ये जो चार हमें गिवन है ये तमाम जो है ये मैनिपुलेटर्स हैं। तो जी बिल्कुल ये हमारे पास मैनिपुलेटर्स हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? ट्रू, कि ये तमाम जो है ये मैनिपुलेटर्स हैं। उसके बाद है कि व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, कि जब हम किसी पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट इट एक्चुअली जंप्स द नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट जो है वो मेमोरी में किस तरह से जंप होगा, किस लिहाज से होगा, यानी कि अगर हम इंट डाटा टाइप जो है इंट पॉइंटर जो है उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कितने नंबर का इंक्रीमेंट होगा, अगर हम कैर में कर रहे हैं तो उसमें डबल में कर रहे हैं तो उसमें कितना जंप होगा, कितने नंबर ऑफ मेमोरी जो है वो इंक्रीमेंट होगी। तो ये सब किसके लिहाज से होता है? ये डाटा टाइप के लिहाज से होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जब हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप होता है इंक्रीमेंट। नेक्स्ट वन है देयर आर मेनली डैश टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की मेनली कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर की मेनली कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास सीक जी एंड राइट आर फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो जो दो फंक्शन है हमारे पास सीक जी और राइट, तो इन दोनों की फंक्शनैलिटी जो है वो दोनों की डिफरेंट होती है। तो ये आपने याद रखना है कि सीक जी और राइट जो है इन दोनों की फंक्शनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। उसके बाद है कि टेम्पलेट्स आर नॉट टाइप सेफ। तो ये फॉल्स है क्योंकि टेम्पलेट्स जो हैं वो टाइप सेफ होते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स क्या होती हैं? वो टाइप सेफ होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए CS 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो प्रोवाइड किए हैं।
तो होपफुली ये MCQs जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल टर्म के पेपर बहुत ही करीब हैं और बहुत अच्छी तैयारी जो है वो आपकी इन MCQs से होगी। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और पेपर में जाने से पहले वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखना है और MCQs को याद करना है, ताकि आप लोगों को इसमें से ज़्यादा MCQs आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फाइनल टर्म का पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो। मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, फ़ाइनल टर्म की वीडियोस के लिए, क्विज़ेस, असाइनमेंट, GDB के सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको नेक्स्ट मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें आपकी स्टडी के हवाले से। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मज़ीद ग्रुप्स में CS 201 के स्टूडेंट्स में ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, उनको भी पेपर में ये MCQs आएँ तो वो इनको सॉल्व कर सकें।